हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, हम लोग क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 10 दैट इज़ द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने द ह्यूमन आई एंड द इफेक्ट्स ऑफ विजन को डिस्कस किया था। सेकंड लेक्चर था हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म एंड डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। आज हम लोग लास्ट के 2 टॉपिक को डिस्कस करेंगे, दैट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, इसके बाद हम लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज का ये सेशन हम लोग फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको सब सारी चीज़ें समझ में आएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, जैसा कि नाम से ही, इस वर्ड से ही पता चल रहा है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेयर से होने वाले रिफ्रैक्शन को, लाइट के पाथ में जो बेंडिंग होती है उसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। और अगर ये बेंडिंग एटमॉस्फेयर की वजह से हो रही है, एटमॉस्फेयर में जो बहुत सारे पार्टिकल्स मौजूद होते हैं उसकी वजह से अगर लाइट बेंड कर रही है, तो दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ओके, so what is atmospheric refraction? Refraction of light caused by earth's atmosphere is called atmospheric refraction. फ्रेंड्स, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब कहीं पे आग जल रही होती है, तो या फिर आप घर में गैस पे खाना बना रहे हो, आपकी मम्मी खाना बना रही हैं, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि उस फायर के जस्ट ऊपर से, है ना, आप सामने देखते हो उस साइड में, जैसे कि यहाँ पे आग जल रही है, तो ये देखिए, ये इस साइड का जो रीजन है, इस साइड का जो रीजन है वो थोड़ा सा ब्लरी दिख रहा है, वाइब्रेट करता हुआ दिख रहा है, नहीं फ्लक्चुएट करता हुआ दिख रहा है। ऐसा आपने ऑब्जर्व किया होगा। अगर आपने नहीं किया है तो आप अभी भी आज भी कर सकते हो। आज करोगे जा करके आप ऐसा देखोगे, मम्मी किचन में काम कर रही हैं, खाना बना रही हैं, तो आप देखोगे जब गैस ऑन रहता है तो उसके सामने की जो चीज़ें होती हैं वो हमें फ्लक्चुएट करती हुई दिखती है, ब्लिंक करती हुई दिखती है। तो ऐसा क्यों दिखता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? दिस इज बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ओके, एक्चुअली ये होता है कि जब आग जल रही होती है तो इसके जो ऊपर की हवा है ना, इसके जो ऊपर की एयर पार्टिकल्स होते हैं, इसके जो आसपास के एयर पार्टिकल्स होते हैं ना, वो गर्म हो जाते हैं। और गर्म होने की वजह से इनकी जो डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है ना। तो ये यहाँ पे रेयर मीडियम की तरह काम करने लगता है, रेयरर मीडियम की तरह। और इसके पास का, इसके जो जस्ट अपोजिट साइड का सामने के जो पार्टिकल्स होते हैं वो डेंसर मीडियम का काम करने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब हम देखते हैं तो हमारी आंखों से जो लाइट रे निकल रही होती है, जब उस ऑब्जेक्ट से लाइट रे हमारी आंखों में आती है तो वो डेंसर से रेयरर मीडियम में क्रॉस करती हुई आती है, जिसकी वजह से हमें बेंडिंग शो होता है और वो चीज़ें हमें फ्लक्चुएट करती हुई दिखाई देती हैं। ओके, सो दिस इज बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो ये एक रीज़न है, एक इफेक्ट है किसका? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का। ओके, इसी तरह से आपने देखा होगा कि स्टार्स जो है आसमान में जो दिखाई देते हैं वो भी एक एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का ही इफेक्ट दिखता है हमें। एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, यानी कि सनराइज अभी हुआ नहीं है एक्चुअली में, और पहले ही हमें लगता है कि सूरज निकल गया। वैसे ही सनसेट के टाइम में भी होता है, सनसेट हो चुका होता है लेकिन हमें लगता है कि अभी सूरज नहीं डूबा है। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये सारे इफेक्ट्स जो है डेली लाइफ में जो हम देखते हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ओके, तो इन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग 1 बाय 1 यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम इसके फर्स्ट इफेक्ट को देखते हैं, दैट इज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। स्टार्स की जो पोजीशन होती है, जैसे कि हम मान लेते हैं कि ये हमारा अर्थ है ना, ये हमारा अर्थ है, हम यहाँ पर से स्टार को देख रहे होते हैं। तो ये जो यहाँ पे स्टार्स है, ये स्टार हमें जो दिखाई देता है उसकी एक्चुअल पोजीशन नहीं होती है, ये इसकी हमें अपरेंट पोजीशन दिखाई देती है। एक्चुअली में स्टार यहाँ पे होता है, इसकी ये जो पोजीशन दिख रही है ना, ये हमें अपरेंट पोजीशन दिखाई देती है। अपरेंट मतलब क्या? कि जहाँ पे ये अपीयर हो रहा है उस पोजीशन को कहते हैं अपरेंट पोजीशन, अपीयर होने वाली पोजीशन। एक्चुअल पोजीशन कुछ और होती है, ये है इसकी एक्चुअल पोजीशन, लेकिन ये दिखाई दे रहा है कहाँ पे? यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे भी रीज़न है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का। होता ये है कि जब स्टार लाइट, अब हम खड़े हुए हैं अर्थ पे, तो अर्थ का अपना एक एटमॉस्फेयर होता है ना। अब एटमॉस्फेयर में बहुत सारे एयर पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, स्मोक पार्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं ना हमारे चारों तरफ। तो जब ये लाइट वैक्यूम से, है ना, ये स्टार लाइट कहाँ से आ रही है? वैक्यूम से आ रही है। यहाँ पे तो वैक्यूम है,
है ना। तो वैक्यूम में कोई भी पार्टिकल्स नहीं होते हैं जो उस लाइट को डिस्टर्ब करेंगे, लेकिन जब ये हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो इन एटमॉस्फेयर में जो एयर पार्टिकल्स होते हैं वो इन्हें डिस्टर्ब करते हैं, जिसकी वजह से इसकी लाइट में बेंडिंग होती है। एंड एज वी नो कि वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है। लेकिन जब ये एयर में इंटर कर रही है तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 1.0003। ओके, इसका होता है 1.003। तो जब लाइट वैक्यूम से ट्रेवल करती हुई हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, यानी वैक्यूम मीडियम से एयर मीडियम में एंटर करती है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो बढ़ता जाता है, क्योंकि धीरे धीरे ये पार्टिकल्स जो है वो डेंस होते जाते हैं एयर पार्टिकल, जिसकी वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाता है, बढ़ता चला जाता है। तो इसकी वजह से ये जो लाइट आ रही है ना, ये नॉर्मल की तरफ धीरे धीरे बेंड हो जाती है। स्टार एक्चुअली में यहाँ पे है, तो यहाँ से लाइट आ रही है, ये धीरे धीरे जैसे ही एटमॉस्फेयर में घुसी ये नॉर्मल की तरफ इस तरह से बेंड हो जाएगी और हमारी आंखों में इस तरह से पहुँचती है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि ये लाइट तो भाई इधर से आ रही है, इस तरफ से सीधा आ रही है यहाँ से। तो हमें इस स्टार की इमेज कहाँ पे बनती है, इस लोकेशन पे बनती है। इसे हम कहते हैं इसकी अपरेंट पोजीशन, यानी अपीयर होने वाली पोजीशन। ओके, तो इस तरह से स्टार्स हमें एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है, हाइयर दिखाई देता है बेंडिंग की वजह से। ठीक है, तो यहां से आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि स्टार की जो पोजीशन होती है वो हमें हाइयर क्यों दिखाई देती है, अपनी एक्चुअल पोजीशन से स्टार्स हाइयर क्यों दिखाई देते हैं। तो इसके पीछे क्या रीजन है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, अब देखिए, अब आपने ऑब्जर्व किया होगा कि भाई इतने सारे स्टार्स हमें दिखाई दे रहे होते हैं, उसमें से कुछ स्टार्स होते हैं जो कि ट्विंकलिंग कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी स्टार्स हमें दिखाई देते हैं जैसे कि प्लैनेट्स की बात कर लो, तो प्लैनेट्स जो होते हैं वो ट्विंकल करते हुए नहीं दिखाई देते हैं। मून भी एक स्टार है, वो तो ट्विंकलिंग करता हुआ नहीं दिखता है। सन भी ट्विंकलिंग करते हुए नहीं दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों होता है, स्टार्स क्यों ट्विंकलिंग करते हैं, स्टार्स टिमटिमाते हुए क्यों नजर आते हैं। तो इनके पीछे भी रीजन है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का। एक तो अभी हमने बात करी कि स्टार्स की जो हाइट है वो एक्चुअल हाइट से ऊपर क्यों दिखाई देती है, आसमान में वो बहुत ऊंचाई पे क्यों दिखाई देते हैं, है ना। तो इसके पीछे भी रीजन है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का। अब हम लोग समझेंगे ट्विंकलिंग इफेक्ट क्यों शो करते हैं स्टार्स। एक्चुअली होता यह है कि ये जो हमारी अर्थ है ये क्या है, एक प्लैनेट है ना, ये भी तो एक प्लैनेट है। तो प्लैनेट का क्या काम होता है भाई, ये सन के अराउंड घूमती रहती हैं। तो अर्थ जब सन के अराउंड घूम रही होती है तो इसका जो एटमॉस्फेयर होता है ना, ये एटमॉस्फेयर भी मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, ये एटमॉस्फेयर भी मूव कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से इनकी एक्चुअल पोजीशन जो है वो हमेशा चेंज होती रहती है, बदलती रहती है। इनकी फिजिकल कंडीशन जो है वो स्टेशनरी नहीं होती है। स्टेशनरी मतलब एक जगह स्थिर। तो एटमॉस्फेयर की पोजीशन भी एक जगह स्थिर नहीं होती है। इस कंडीशन में ऐसा होता है कि ये जो स्टार लाइट यहाँ से आ रही थी वो इसका पाथ हमेशा चेंज होता रहता है, क्योंकि ये जो पार्टिकल्स है मान लो कि यहाँ पे है अभी इस तरह से, है ना। तो एक बार में ये इस तरह से बेंड होकर के आएगी, दूसरी बार में इसका पाथ चेंज हो जाएगा तो ये इस तरह से बेंड होकर के आएगी। तो एक बार में इसकी हमें अपरेंट पोजीशन, यहाँ पे अगर हम खड़े हुए हैं तो इस एक बार में हमें इसकी अपरेंट पोजीशन जो है वो इस तरह से यहाँ पे दिखाई देगी, यहाँ पर दिखाई देगी। दूसरी बार में ये इस तरह से लाइट आई तो इसकी अपरेंट पोजीशन हमें अब यहाँ पे दिखाई देगी। इसी तरह से इसका लाइट जो है ये चेंज होता रहता है। इसका जो पाथ है स्टार का वो हमेशा चेंज होता रहता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स चेंज हो रहे हैं, घूम रहे हैं। ठीक है, अर्थ भी घूम रही है, तो इसलिए इसकी पोजीशन कभी भी फिक्स नहीं होती है। कभी हमें लगता है कि स्टार यहाँ पे टिमटिमा रहे हैं, कभी हमें लगता है कि स्टार यहाँ पे है, स्टार यहाँ पे है ना। कभी ये दूर चले जाते हैं, कभी ये पास आ जाते हैं, ऐसा भी होता है। इन्हीं पार्टिकल्स की वजह से क्या होता है, कभी कभी यहाँ पे कुछ बड़े से पार्टिकल्स आ जाएंगे तो जिसकी वजह से इसकी लाइट कम आएगी, हमारे पास कम पहुँचेगी, तो ये लगेगा कि डिम हो गया। कभी इसकी ब्राइट लाइट आएगी, रास्ते में कोई भी पार्टिकल्स नहीं रहेंगे तो उस टाइम में ब्राइटर लाइट हम तक पहुंचेगी। तो इसी वजह से हमें ऐसा लगता है कि कभी लाइट कम आती है, कभी ज़्यादा आती है, और हमें ऐसा लगता है कि तारे क्या कर रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं, तारे ट्विंकल कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअली में जो स्टार्स होते हैं वो ट्विंकल नहीं करते हैं। ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हमें ऐसा लगता है कि तारे ट्विंकलिंग इफेक्ट शो करते हैं, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है।
है ना। अब यहाँ पे ये सवाल उठता है कि प्लैनेट्स के केस में क्या है कंडीशन, प्लैनेट्स में ऐसा क्यों नहीं होता है, ये ट्विंकलिंग इफेक्ट क्यों नहीं शो करते हैं। तो एक्चुअली में प्लैनेट्स जो होते हैं ना वो हमारे अर्थ से करीब होते हैं। स्टार्स की जो हाइट होती है अर्थ से वो बहुत ज़्यादा होती है, प्लैनेट्स जो होते हैं वो बहुत नज़दीक होते हैं, पास में होते हैं। आपने देखा भी होगा स्काई में शाम में रात में आपने देखा भी होगा आसमान में जो बहुत मोटा सा एक तारा दिखाई देता है और वो टिमटिमा नहीं रहा होता है, दैट इज प्लैनेट। ठीक है, वही होता है प्लैनेट। तो वो पास में होता है जिसकी वजह से उससे जो लाइट रे निकल रही होती है वो एक बीम की तरह निकल रही होती है, बहुत सारी रेज हम तक पहुंच रही होती है, जिसकी वजह से इसमें से एक दो रे तो भाई इस तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगी, लेकिन कुछ एक पार्टिकुलर रेज जो होती है वो कंटिन्यूअसली हम तक आ रही होती है, जिसकी वजह से हमें ये टिमटिमाता हुआ नज़र नहीं आता है। यही कंडीशन होती है मून के साथ भी, यही कंडीशन होती है सन के साथ भी। सनलाइट से भी बहुत सारी रेज हम तक पहुंच रही होती है, जिसकी वजह से इतनी सारी लाइट्स रिफ्रैक्ट नहीं हो पाती हैं। कुछ इनमें से इतनी सारी लाइट रिफ्रैक्ट हो जाएंगी, ये इधर उधर भटक जाएंगी, लेकिन कुछ लाइट जो है वो कंटिन्यूअसली आ रही होती है। इसकी वजह से हमें प्लैनेट्स ट्विंकल करते हुए नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, सो why do stars twinkle? This is because the atmospheric refraction, since the physical condition of the earth's atmosphere are not stationary, the light rays coming from the star keep on deviating from its path and the apparent position of the star keeps on changing. जो पाथ है लाइट की वो हमेशा क्या होती है, डेविएट होती रहती है। लाइट रेज जो है वो हमेशा अपने पाथ से डेविएट होते रहते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें हर बार स्टार की पोजीशन अलग अलग जगह पे शो होती है, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि स्टार्स ट्विंकल कर रहे हैं। ओके, इसी तरह से प्लैनेट्स का भी आप क्वेश्चन देख सकते हो, क्या आंसर होगा इसका। प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल बिकॉज दे अपीयर लार्जर इन साइज देन द स्टार्स। सबसे पहला रीजन यही है कि ये लार्जर साइज में दिखाई देते हैं, क्योंकि ये अर्थ से रिलेटिवली क्लोजर होते हैं, स्टार्स के कंपैरिजन में ये क्लोज होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसमें से जो लाइट रे आ रही है, स्टार जो है वो बहुत दूर होते हैं, जिसकी वजह से उसमें से जो लाइट निकल रही है वो एक पॉइंट साइज लाइट की तरह एक्ट करती है, जिसे रिफ्रैक्ट करना, अपने पाथ से भटकाना बहुत ईजी होता है पार्टिकल्स के लिए, है ना। लेकिन इतने सारे कलेक्शन ऑफ लाइट्स को रिफ्रैक्ट करना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ लाइट जो होती हैं वो इस कंटिन्यूअसली हम तक पहुंच रही होती हैं, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि ये जो प्लैनेट्स हैं वो ट्विंकल नहीं करते हैं। ठीक है, अब इसका एक अनदर इफेक्ट आइए देखते हैं, दैट इज एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। हम में से बहुत लोगों ने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि जब सनराइज होने का वक्त होता है तो उससे पहले ही हमें रोशनी दिखाई देने लगती है, और जब सनसेट हो रहा होता है, सनसेट हो चुका होता है, तब भी हमें उसकी रोशनी दिखाई देती है। आपने ऑब्जर्व किया है ना, ऐसा होता है। तो क्या मतलब हुआ इसका कि सनराइज होने से पहले ही हमें सूरज दिखाई देने लगता है और सनसेट होने के बाद भी हमें कुछ 2 मिनट तक सूरज दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? तो इसके पीछे भी रीज़न है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का। एक्चुअली ये होता है कि सबसे पहले आप जानो होराइजन क्या होता है ना। तो जहाँ से अब ये अर्थ है, अर्थ का ये एटमॉस्फेयर है, ठीक है। तो जहाँ से सूरज निकल रहा होता है, आप अभी किसी फील्ड वगैरह में जाओ या फिर आप अपने छत पे जाओ जहाँ पे कोई घर वर नहीं है रास्ते में, है ना, तो आप सीधा देखोगे तो आपको एक एंड पॉइंट दिखेगा। ऐसा लगेगा कि यहाँ पे जाकर के अर्थ ख़त्म हो गई है, अर्थ का एंड पॉइंट है, और वहीं पे लगेगा कि यहाँ पे स्काई आकर के यहाँ से मिल गया है, इस अर्थ से आकर के मिल गया है। ऊपर से स्काई का एंड पॉइंट है ये, और नीचे से अर्थ का एंड पॉइंट है ये, ठीक है। तो इस अर्थ पर हमें ये जो लाइनिंग दिखाई देती है, जहाँ पे लगता है कि स्काई और अर्थ आपस में मीट कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, उसी लाइन को कहा जाता है, उसी हॉरिजॉन्टल लाइन को कहते हैं होराइजन। और उसी होराइजन से सन निकलता है, उसी होराइजन के नीचे जाता है सूरज, तो हम कहते हैं कि सूरज डूब गया, और उसी होराइजन के ऊपर आ जाता है सूरज, तो हम कहते हैं कि सूरज उग गया, ठीक है। अब एडवांस सनराइज क्यों होती है? तो मान लो कि यहाँ पे सूरज है, ठीक है, यहाँ पे सूरज है, होराइजन के नीचे है, यानी कि अभी इस सनराइज नहीं हुआ है, लेकिन सन से जो लाइट निकल रही है, लाइट तो अभी भी इमिट हो रही है ना, सन तो लाइट अभी भी इमिट कर रहा है,
तो अभी ये जो लाइट रेज जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करती है तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ये बेंड हो जाती है ना। एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स की वजह से ये लाइट क्या हो जाती है, ये धीरे धीरे बेंड हो जाती है और बेंड होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, जिसकी वजह से इसकी डायरेक्शन हमें कुछ इस तरफ दिखाई देती है। हमें लगता है कि ये जो लाइट रे आ रही है वो यहाँ से आ रही है, जिसकी वजह से इस सन की एक अपरेंट इमेज बनती है हमारी आंखों में यहाँ पर होराइजन के ऊपर। और ये जो डिस्टेंस है ना, ये 2 मिनट का डिस्टेंस होता है। तो इसीलिए हमें सुबह के टाइम में हमें ऐसा लगता है, हमें सनराइज से 2 मिनट पहले ही ऐसा लगता है कि सनराइज हो चुका है। इसी तरह से सनसेट के टाइम में भी होता है, सनसेट हो चुका होता है, इसकी लाइट रे एटमॉस्फेयर में इंटर करती है ना। यहाँ पे आकर के यहाँ पे मान लो कि सनसेट हो चुका है, लेकिन इसकी जो लाइट रे आ रही है वो तो एटमॉस्फेयर में इस तरह से इंटर करती है ना, इस तरह से इंटर करती है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि ये लाइट रे अभी भी यहाँ से आ रही है, यानी कि अभी भी सूरज यहाँ पे है, अभी सनसेट होने में 2 मिनट का टाइम बाकी है। ठीक है, तो यहाँ पर भी 2 मिनट तक हमें सन दिखाई दे रहा होता है सनसेट के वक्त में, और सनराइज से 2 मिनट पहले ही हमें लगता है कि सनराइज हो चुका है। तो इस तरह से यहाँ पे 2 मिनट है ना, यहाँ पे 2 मिनट और यहाँ पे 2 मिनट, टोटल 4 मिनट दिन जो है ना वो एक्स्ट्रा हो जाता है, टोटल 4 मिनट दिन बड़ा हो जाता है दिन। ठीक है, तो इसी 2 मिनट पहले जो हमें सूरज दिखाई दे रहा है इसी को कहा जाता है एडवांस सनराइज, एंड 2 मिनट बाद तक जो हमें ये सनसेट के समय में जो सूरज दिखाई दे रहा है उसी को कहते हैं डिलेड सनसेट। ओके, सो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्विंकलिंग इफेक्ट ऑफ स्टार्स, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो भी क्वेश्चन आपने अभी हमने डिस्कस करा कि प्लैनेट्स क्यों ट्विंकलिंग नहीं करते हैं, स्टार्स क्यों ट्विंकल कर रहे होते हैं, एडवांस सनराइज क्यों होता है, डिलेड सनसेट क्यों होता है, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे आप लोग अपने नोटबुक में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, इसे हम लिखेंगे कैसे, तो द सन रेज बेंड एज दे इंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर, सन से जो लाइट निकल रही होती है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करते ही बेंड कर जाती है, मेकिंग द सन अपेयर टू राइज अर्लियर एंड सेट लेटर देन इट एक्चुअली डज। This is due to the refractive index of the atmosphere changing as the air density increases at light travel from space into the atmosphere. जब लाइट स्पेस से एटमॉस्फेयर में ट्रेवल करती है तो एयर की डेंसिटी इंक्रीज होने की वजह से एटमॉस्फेयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो बढ़ जाता है और उसी की वजह से हमें ऐसा दिखाई देता है। ओके, इसकी वजह से इफेक्ट क्या होता है कि सनराइज के टाइम में सन 2 मिनट पहले राइज होता हुआ दिखाई देता है और सनसेट के वक्त में 2 मिनट बाद तक सनसेट हमें दिखाई दे रहा होता है। तो ये इसका इफेक्ट है। अब आइए हम लोग आज के सेकंड टॉपिक पे चलते हैं, और जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो स्कैटरिंग फ्रेंड्स, स्कैटर मीन्स होता है ना बिखर जाना। स्कैटर मीन्स क्या होता है, बिखर जाना, बिखरना, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी लाइट का बिखर जाना, अलग अलग डायरेक्शन में लाइट का बिखर जाना। दिस इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। यहाँ से लाइट आ रही है, यहाँ पे कोई पार्टिकल्स मिला और उस पार्टिकल्स ने इस लाइट को एब्जॉर्ब करा, एब्जॉर्ब करके ये फिर से इमिट कर देता है, अपने चारों तरफ बिखेर देता है। दिस इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ओके, so how to define it? The phenomenon in which light is absorbed by the particles। अब एटमॉस्फेयर में एज वी नो कि हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत सारे एयर पार्टिकल्स हैं, उसमें स्मोक के पार्टिकल्स भी होते हैं, इसमें डस्ट भी होता है ना, इसमें वाटर ड्रॉपलेट्स भी होते हैं जिसकी वजह से फॉग का फॉर्मेशन होता है। तो बहुत सारे एयर भी मौजूद है यहाँ पे। तो ये सारे पार्टिकल्स की वजह से क्या होता है, सारे पार्टिकल्स क्या करते हैं, सन से जो आ रही है लाइट उसे ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं एनर्जी गेन करने के लिए, और एब्जॉर्ब करने के बाद वापस से उसे रिफ्लेक्ट कर देते हैं और चारों तरफ इमिट कर देते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में उसे रेडिएट कर देते हैं, रीडायरेक्ट कर देते हैं, जिसे हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, द ब्लू कलर ऑफ द स्काई, द कलर ऑफ वाटर इन डीप सी। डीप सी का कलर हमें कैसा दिखाई देता है, नीला क्यों दिखाई देता है, इसके पीछे क्या रीज़न है, तो इसके पीछे भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। ब्लू कलर जो हमें स्काई का दिखाई देता है उसके पीछे भी यही रीज़न है। रेडनिंग ऑफ द सन एट सनराइज एंड द सनसेट, इसके पीछे भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट ही
रीज़न है। इन सारे एग्जाम्पल्स को हम लोग अभी वन बाय वन डिस्कस करेंगे, बट इससे पहले एक छोटा सा टॉपिक समझ लीजिए, टिंडल इफेक्ट क्या होता है। तो देखिए, कभी कभी आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि एक छोटे से होल से जब लाइट रे आ रही होती है तो हमें इस लाइट रे का ना पाथ नज़र आता है, कुछ इस तरह से आपने ऑब्जर्व करा होगा। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। इस लाइट रे के रास्ते में जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जो एयर पार्टिकल्स होते हैं, वो इस लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं और रिफ्लेक्ट करने के बाद इमिट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें इस लाइट का पाथ दिखाई दे रहा होता है। तो जब कभी ऐसी कंडीशन होती है, जब कभी एक ऐसा इफेक्ट होता है जिसकी वजह से हमें लाइट का पाथ विजिबल होता है, दिस इफेक्ट इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। ओके, लाइट के पाथ में मौजूद पार्टिकल्स के द्वारा जब लाइट की स्कैटरिंग होती है, जिसकी वजह से हमें इसका पाथ विजिबल हो जाता है, दिस इफेक्ट इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। ओके, सो हाउ टू डिफाइन इट? The phenomenon in which the path of the beam becomes visible due to the scattering of a beam of light is known as Tyndall effect। ये आपने क्लास 9th में भी पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। कोलाइडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स होते हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स, उससे जब लाइट टकराती है तो हमें लाइट का पाथ विजिबल हो जाता है, जिससे हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। ओके, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, आपने देखा होगा। बंद कमरे में अगर स्मोकी कमरा हो, फोग वाले कमरा हो, तो लाइट की जो रेज होती है वो हमें क्लियरली विजिबल होती है। इसी तरह से आपने देखा होगा, घना जंगल है और वहाँ पे कहीं से एक लाइट जब आ रही होती है, कहीं पे थोड़ा सा खुला हुआ होता है, वहाँ से जो लाइट आती है तो हमें लाइट की पाथ क्लियरली विजिबल होती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं टिंडल इफेक्ट के। ठीक है, अब टिंडल इफेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए एक कंडीशन होती है कि पार्टिकल्स का साइज बड़ा होना चाहिए। पार्टिकल्स का साइज बड़ा होना चाहिए, तभी हमें टिंडल इफेक्ट देखने को मिलेगा। अगर आप पानी लेते हो और पानी में आप चाहोगे कि हम इस इफेक्ट को देखें, तो आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं। लेकिन अगर आप इसमें नमक डाल देते हो और नमक डालने के बाद तब आप इधर से टॉर्च मारोगे, तो यहाँ पे आपको लाइट रे का पाथ आपको बिल्कुल अच्छी तरह से विजिबल होगा। ठीक है, तो टिंडल इफेक्ट हम किसे कहते हैं? जब हमें लाइट का पाथ दिखाई देने लगता है तो उस इफेक्ट को हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। अब यहाँ पे आपने देखा कि लाइट बीम स्कैटर्ड हो रही है, तो सवाल यहाँ पे ये बनता है कि इस स्कैटर्ड लाइट का कलर क्या होगा, है ना। यहाँ पे कुछ अलग लाइट आ रही है, यहाँ पे ये वाइट कलर की लाइट आ रही है, कभी कभी आप देखते हो कि रेड लाइट आ रही होती है। तो ये लाइट का कलर किस बात पे डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है पार्टिकल्स के साइज पर। जो बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वेरी फाइन पार्टिकल्स होते हैं, वेरी फाइन पार्टिकल्स यानी कि बहुत छोटे पार्टिकल्स जब होते हैं, ये अपने साइज के, है ना, अगर ये इतने छोटे से पार्टिकल्स हैं तो लाइट का जो साइज, लाइट का साइज क्या मतलब लाइट का वेवलेंथ, तो कम वेवलेंथ ये फाइन पार्टिकल जो होते हैं वो शॉर्टर वेवलेंथ वाली लाइट को स्कैटर करते हैं। फाइन पार्टिकल्स जो होते हैं वो शॉर्टर वेवलेंथ वाली लाइट को स्कैटर करते हैं। एंड शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट कौन होती है? आपने देखा है विबग्योर, VIB, ये शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट है। इस तीनों को स्कैटर करती हैं वेरी फाइन पार्टिकल्स। जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो इन तीनों लाइट को ज़्यादा स्कैटर करते हैं, एंड जो लार्जर पार्टिकल्स होते हैं वो इन चारों कलर की लाइट को ज़्यादा स्कैटर करते हैं। और इससे भी लार्जेस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं, लार्जेस्ट पार्टिकल, वो वाइट लाइट को स्कैटर करते हैं। ओके, तो इससे आपको ये क्लियर होता है कि लाइट की स्कैटरिंग किस बात पे डिपेंड करती है? लाइट के वेवलेंथ पे। स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। जितना कम वेवलेंथ होगा उतना ज़्यादा स्कैटर्ड होंगी, जितना ज़्यादा वेवलेंथ उतनी कम स्कैटरिंग। वेवलेंथ मतलब क्या? लाइट की ताकत। एक तरह से आप इस तरह से समझो कि लाइट की ताकत, जितना ज़्यादा वेवलेंथ उतना ताकतवर लाइट है। अब जैसे कि ये ग्रीन लाइट ले लो, ग्रीन लाइट ब्लू कलर से ज़्यादा विजिबल हो रही है ना, तभी तो हम इस ब्लू पे लिख रहे हैं, तो ये हमें अच्छी तरह से दिखाई दे रही है, विजिबल हो रही है। उससे ज़्यादा इस ग्रीन से ज़्यादा आपको ये लाइट दिख रही है, और सबसे ज़्यादा आपको ब्लू लाइट, वाइट लाइट दिख रही है।
तो दैट मीन्स क्या कि जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ रहा है वैसे वैसे स्कैटरिंग कम होती जा रही है। लाइट जब इधर उधर बिखर जाएगी तब हमें उस लाइट का जो इफेक्ट है वो कम दिखेगा ना। लाइट जब इधर उधर बिखर जाएगी तो हमें वो लाइट कम दिखेगी ना एक जगह पे। और अगर लाइट कम बिखरती है तब तो हमें वो ज़्यादा कलरफुल दिखाई देगी ना। तो यही वजह होता है कि रेड कलर जो होती है वो कम स्कैटर्ड होती है क्योंकि उसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, 700 नैनोमीटर है। ठीक है, तो रेड लाइट कम बिखरती है। और सबसे ज़्यादा कौन बिखरती है? तो VIB, विबग्योर में सबसे नीचे VIB। वी का होता है 400 नैनोमीटर, वायलेट इंडिगो 450 नैनोमीटर एंड ब्लू 500 नैनोमीटर। तो ये तीनों जो लाइट होती हैं वो ज़्यादा स्कैटर होती हैं, सबसे ज़्यादा स्कैटर होती हैं। ओके, सो मोस्ट स्कैटरिंग लाइट कौन हो जाएगी? वायलेट, इंडिगो एंड ब्लू। अब इस तीनों में हमें ब्लू कलर सबसे ज़्यादा विजिबल होता है। इसके पीछे ये रीज़न है कि हमारी जो आइज़ होती हैं ना वो ब्लू के लिए ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। ठीक है, हमारी जो आइज़ होती हैं वो ब्लू के लिए ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, इसीलिए हमें ब्लू लाइट ज़्यादा विजिबल होती है। स्कैटर्ड तो होती है पर्पल कलर भी, है ना, पर्पल यानी वायलेट कलर और इंडिगो कलर भी, लेकिन सबसे ज़्यादा हमें ब्लू कलर ही दिखाई देता है क्योंकि हमारी आइज़ उसके लिए ज़्यादा सेंसिटिव होती है। ठीक है, यही रीज़न है कि हम स्काई को जब देखते हैं तो हमें स्काई ब्लू कलर की दिखाई देती है। यही रीज़न है कि हमें स्काई का कलर ब्लू दिखाई देता है क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, एयर पार्टिकल्स होते हैं और जो भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं, फाइन पार्टिकल्स होते हैं, वो विजिबल लाइट के वेवलेंथ से कम के होते हैं। ठीक है, कम वेवलेंथ के होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो अपने साइज के, अपने कंपेरेटिवली अपने साइज के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको जो लाइट होती है ना, जैसे कि सनलाइट आ रही है, यहाँ से सनलाइट आ रही है तो सनलाइट में तो सारी की सारी लाइट है, वाइट लाइट आती है तो उसमें सातों कलर हैं प्रेजेंट। अब उसमें से ये जो पार्टिकल्स हैं यहाँ पे प्रेजेंट वो क्या करते हैं, ब्लू लाइट को पकड़ लेते हैं और ब्लू लाइट को एब्जॉर्व कर लेते हैं और उसी को इमिट कर देते हैं चारों तरफ। ये ब्लू लाइट को पकड़ के चारों तरफ इमिट कर देते हैं जिसकी वजह से हमें स्काई का कलर क्या होता है, ब्लू दिखाई देता है। तो ये तो हो गई भाई एटमॉस्फेयर की बात। अगर हम स्पेस की बात करें तो स्पेस में जब हम जाते हैं तो एस्ट्रोनॉट को जो स्काई दिखाई देता है उसका कलर डार्क दिखाई देता है। इसके पीछे क्या रीज़न है? क्योंकि स्पेस में तो वैक्यूम है, वैक्यूम मतलब नो एयर पार्टिकल्स। तो जब कोई पार्टिकल्स ही नहीं है, जब वहाँ कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है तो लाइट की स्कैटरिंग ही नहीं होगी, है ना। तो जब लाइट स्कैटर नहीं करेगा तो हमारी आंखों तक तो पहुँचेगा ही नहीं कुछ। इसी वजह से जब एस्ट्रोनॉट को स्काई का कलर डार्क दिखाई देता है क्योंकि वहाँ पे स्कैटरिंग नहीं हो पाती है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। ओके, तो इस तरह से आपने देखा यहाँ पे दो क्वेश्चन बन रहे हैं, स्काई का कलर ब्लू क्यों दिखाई देता है और एस्ट्रोनॉट को स्काई का कलर डार्क क्यों दिखाई देता है। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि रेड लाइट है ना, सिग्नल जो होते हैं, डेंजर सिग्नल्स जो होते हैं, उन सिग्नल्स का कलर रेड होता है। क्यों रेड होता है? क्योंकि रेड हायर वेवलेंथ का लाइट है, इसकी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है, इसलिए इसको स्कैटर कर पाना बहुत मुश्किल होता है पार्टिकल्स के लिए। ठीक है, इसलिए ये कम स्कैटर होती हैं तो ज़्यादा दूर तक इसकी लाइट जाती है, ज़्यादा दूर तक इसकी लाइट पहुंच पाती है, जिसकी वजह से हमें दूर से ही दिखाई दे देता है कि भाई खतरा है, आगे से ट्रेन आ रही है, आगे नहीं जाना है, अभी हम पटरी क्रॉस नहीं कर सकते, आगे से ट्रेन आ रही है, हम दूर से ही देख लेते हैं। फोग का मौसम होता है, फोग लगा हुआ होता है, तब भी ये लाइट को स्कैटर नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से ये लार्ज डिस्टेंस तक दिखाई देती है, विजिबल होती है। इसीलिए रेड लाइट का यूज़ किया जाता है सिग्नल्स में। क्लियर है? इसी का एक और रीज़न है, इसी स्कैटरिंग ऑफ लाइट का एक और रीज़न है कि जब सनसेट हो रहा होता है तो सनसेट के समय में ये जो सूरज है वो लाल दिखाई देता है और सनराइज के टाइम में भी सूरज लाल दिखाई देता है, जिसकी वजह से यहाँ स्काई का कलर भी हमें थोड़ा थोड़ा रेड दिखाई देता है। इसके पीछे क्या रीज़न है? तो इसके पीछे भी यही रीज़न है कि जब सनसेट हो रहा होता है या सनराइज हो रहा होता है ना, तो इस टाइम में इसकी जो डिस्टेंस होती है अर्थ से काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा होती है, बहुत सारे पार्टिकल्स को क्रॉस करना पड़ता है,
तो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करने के कारण ये क्या होता है कि इसमें से ब्लू लाइट जो होती हैं वो स्कैटर हो जाती हैं, वायलेट लाइट स्कैटर हो जाती हैं, रेड इंडिगो लाइट जो होती है वो भी इधर उधर स्कैटर हो जाती है। बट ज़्यादा डिस्टेंस तक कौन लाइट जाएगी? जो कम स्कैटर होगी। तो ज़्यादा दूर तक रेड, ऑरेंज और येलो, ठीक है, रेड, ऑरेंज और येलो, ये 3 कलर ही हमारी आंखों तक पहुंच पाते हैं, जिसकी वजह से हमें स्काई का कलर रेड, ऑरेंज और येलो दिखाई देता है, और बाकी के कलर हमें ब्लू कलर नहीं दिखाई देते हैं क्योंकि वो स्कैटर्ड हो जाते हैं। ओके, ये पोर्शन आपकी बुक से डिलीट हो गया है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपने स्कैटरिंग ऑफ लाइट तो पढ़ी है ना, तो इससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है वो तो आपको क्लियर होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है। क्योंकि स्टार्टिंग में स्कैटरिंग ऑफ लाइट का जो पोर्शन स्टार्ट हुआ है वहाँ पे ये मेंशन कर दिया गया है एक लाइन में कि रेडनिंग ऑफ सन एट सनराइज और सनसेट, ये एग्जाम्पल में वहाँ पे मेंशन है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसके लिए भी प्रिपेयर रहेंगे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। लुक एट दिस, व्हाई इज द कलर ऑफ दिस क्लियर स्काई ब्लू? तो उसका रीज़न क्या है कि जब सनलाइट एटमॉस्फेयर में रीच करती है तो ये जो सन रेज है वो स्कैटर हो जाती हैं डिफरेंट डायरेक्शन में ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट गैसेस एंड पार्टिकल्स, है ना। और इसमें से जो कम वेवलेंथ की लाइट होती है, जो शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट होती है, वो मोस्ट स्कैटर हो जाती है। लुक एट दिस, ये अर्थ है, यहाँ से सारे कलर की लाइट आ रही है सन से, है ना, यहाँ पे सन है, यहाँ से सारे कलर की लाइट आ रही है, वाइट लाइट आ रही है, और ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करते ही ये ब्लू लाइट सबसे ज़्यादा स्कैटर हो जाती है, वायलेट उससे कम थोड़ा सा स्कैटर होती है, लेकिन ये दूर तक जो लाइट पहुँच रही है वो कौन सी लाइट पहुँच रही है? येलो, ऑरेंज और रेड, ये बहुत कम स्कैटर होती हैं, तो जो स्कैटर होगी वही कलर हमें दिखाई देता है। एक और बात ध्यान रखेंगे कि जब भी सन बिल्कुल हमारे ऊपर होता है 12 बजे, बिल्कुल हमारे हेड पे होता है, ओवरहेड होता है जब सन, तो उस टाइम में आप देखोगे कि उस टाइम में क्या होता है कि बिल्कुल वाइट लाइट आ रही होती है, बिल्कुल सन का कलर वाइट दिखाई देता है। कभी आप देखोगे चश्मा पहन करके, ऐसे तो नहीं देख पाओगे, है ना, तो आप चश्मा पहन करके देखोगे अगर, तो उस समय सन का कलर वाइट दिखेगा। वो एक्चुअल सूरज हम उसी टाइम पे देख पाते हैं, और किसी टाइम पे हमें बस उसका रिफ्लेक्शन दिखता है, बस उसका अपरेंट पोजीशन दिखाई देती है। एक्चुअल सूरज हमें 12 बजे ही दिखाई देता है, क्योंकि अर्थ से सबसे ज़्यादा करीब सूरज उसी वक्त होता है 12 बजे। तो उस टाइम पे जो सनलाइट आ रही होती है ना, बिल्कुल वाइट लाइट आ रही होती है। ठीक है, बाकी के टाइम में आप थोड़ा फ्लक्चुएशन देख सकते हो लाइट में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाई डज द स्काई अपीयर डार्क टू एन एस्ट्रोनॉट? तो क्यों डार्क दिखाई देता है? क्योंकि यहाँ पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होता है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। इसी तरह से आपसे पूछा जा सकता है, व्हाई द डेंजर सिग्नल लाइट्स आर रेड इन कलर? क्योंकि रेड लाइट जो है वो लीस्ट स्कैटरिंग लाइट होती है, कम स्कैटर होती है, क्योंकि इसका वेवलेंथ जो होता है वो लॉन्गर होता है ना, तो इसलिए ये फोग या स्मोक कुछ भी हो वो कम स्कैटर होती हैं, इसलिए ज़्यादा लाइट हम तक पहुंच पाती है, ज़्यादा दूर तक सेम कलर पहुंच पाता है और हमें सिग्नल दिखाई देते हैं, इसीलिए डेंजर सिग्नल में रेड लाइट का यूज़ किया जाता है। ओके, आई होप आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इसके साथ साथ आप रेडनिंग ऑफ सन एट सनराइज एंड द सनसेट, ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। शेयर करने में आपका नॉलेज बिल्कुल भी कम नहीं होने वाला है। ठीक है, हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। ओके, तो चलिए आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा, अच्छे से तैयारी कीजिए, मिड टर्म एग्ज़ाम होने वाले हैं। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो रही होगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय।